Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to see the questions related to DFPRs. देखते हैं DFPR से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं DFPR से पूछे जाते हैं। DFPR हम सिर्फ DFPR पर फोकस। ये रहा एक और क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिल गया है। It says which of the following statement regarding declaration of head of office is correct in terms of DFPR? Okay, Department of the Central Government Administrators, Central Government, okay, administrators or HODs shall have the power to declare any employee subordinate to them as, यहाँ पे कह रहा है any employee, okay, no, any employee नहीं, gazetted officer, this is wrong. Not more than one officer shall be declared as head of respect of the same establishment, same officer, unless such office is distinctly separated from one another. Not more than one officer, हाँ जी ये ठीक है, in respect of same office or establishment unless such office is distinctly separate from one another, हाँ ये correct है. Department of the central government declare the under secretary in charge of the head of office. Okay, list of head offices is given as schedule 1, absolutely ठीक है. 2 3 4 करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है क्या? एनी ऑफिस तो नहीं है यार, एनी एम्प्लॉय तो नहीं है. और मुझे 2 भी, 2 में भी थोड़ा सा डाइसी लगता है. नॉट मोर देन वन, 3 और 4 लग रहा है ज़्यादा. डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट may declare the under secretary in charge of admin. तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे. और यस, लिस्ट ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, लिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है. ये गया, ये गया कि उसमें हेड ऑफ ऑफिस नहीं है. शेड्यूल 1 है हमारा, दैट इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक्चुअली. ये भी नहीं होगा. दैट मीन्स ये वाला और ये वाला तो गया पहली चीज़. और 3 के लिए आई एम श्योर कि 3 वाला करेक्ट है, करेक्ट है. और हाँ ये भी 2 भी करेक्ट है. और ये एन एम्प्लॉय गलत है. फर्स्ट वाला इनकी फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट वाला गया तो इनकी ये और ये गया. 2 और 3 इज द राइट आंसर. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सबसे पहले आया, यानी कि जो शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स है शेड्यूल के अंदर ना, ये हमारे शेड्यूल किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट हो गया कहीं ना कहीं हमारे लिए, ठीक है. ये फर्स्ट वाला ये आपका एग्जाम के अंदर भी आ रखा है. शेड्यूल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट. ये क्वेश्चन जो पूछेंगे वो इसी तरीके से ही पूछते हैं, राइट. हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू चेकआउट कि ये हमारा कौन से के अंडर में आता है. एक बार चेक कर लेते हैं. हेड ऑफ ऑफिस, यस, हेड ऑफ ऑफिस हमारा पेज नंबर 45 पर है. इज गोन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट शैल हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी गेजेटेड ऑफिसर है. पहली बात तो यहाँ पर सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर है, ठीक है. ये वाला हमारा एग्जाम के अंदर आ गया है, ठीक है. सबऑर्डिनेट टू एज ए हेड ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स, ठीक है. और अंडर सेक्रेटरी एडमिन जो है ये वाला भी एग्जाम के अंदर आ गया हमारा, ठीक है. देन वी हैव, ये 2 आ गया हमारा, ठीक है. बोलते हैं नोट मोर देन वन ऑफिसर, दैट नोट मोर देन वन गेजेटेड ऑफिसर, ये वाला भी जो है, that not more than one gazetted officer shall be declared as head of office in respect of this, okay. uh, unless such officer is distinctly separated from one another, ठीक है. तो ये वाला भी मतलब कि ये पूरा का पूरा जो है एग्जाम में 3 स्टेटमेंट आ रखी है. इस साथ साथ में शेड्यूल शेड्यूल 1 वाला, ठीक है. ये हमने अभी पढ़ा है तो हमें पता है कि ये कहाँ कहाँ पर है. तो ये भी हमारे एग्जाम में आ गया है, तो हमें ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. हमारा ये एक क्वेश्चन जो है इससे क्लियर हो गया, राइट. ये एलटीसी पर बेस्ड है. दिस then in the following for creation of joint secretary and above level post for the ministries. देखिए मैंने पढ़ा है क्रिएशन ऑफ पोस्ट है ना जो हमारा, जो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव जो होता है उस केस में फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमें लेना पड़ता है, कैबिनेट फाइनेंस आई थिंक. ओके, एक बार देख लेते हैं इसकी रिगार्डिंग में. क्रिएशन ऑफ पोस्ट हमारा 28 नंबर पर है, देख लेते हैं एक बार इसको.
कि जो है नोटिस नो रूल शैल बी प्रेस्ड अनलेस स्केल और रेट उसका जब तक प्रेसिडेंट ना किया हो, ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट अनदर नॉन सिविल सेक्रेटरी सेवन कलेक्टर और हेड ऑफ स्केल ऑफ बाय प्रेसिडेंट। परमानेंट बेसिस ही करनी है तो प्रीवियस कंसेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की जरूरी है, टेम्परेरी बेसिस पे करनी है तो भाई आपके उसमें आना चाहिए। और ये सुपरिनरी पोस्ट आ गया है आपका, यहाँ तक तो था हमारा इसमें। बट ये जो कह रहा है ना कि यहाँ पर ये जो जीएस की जो है एंड अबव लेवल पोस्ट डिपार्टमेंट जो है के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की जरूरत है, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू दिस creation of post of officer on special duty, okay, special type of post. Okay, continuation of post, continuation of a post sanction, okay, yes। हम GIDs चेक कर रहे हैं अभी, क्योंकि GIDs भी हमने नहीं देखी, तो हम बस वही चेक कर रहे हैं कि इसमें है क्या कहीं पे जॉइंट सेक्रेटरी, क्योंकि मैंने जो देखा था ना शायद मतलब इसके अंदर नहीं था, DFPR के अंदर कहीं और मैंने पढ़ा है इसका। बट पर जस्ट यही चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारा किसी इसके अंदर लाई करता है क्या। यस, ये क्रिएशन ऑफ पोस्ट पर है हमारा 13 नंबर पर, फॉर क्रिएशन रिवाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोस्ट। द ऑल पावर विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ पोस्ट डेलीगेटेड अंडर DFPR स्टेट्स स्टैंड्स विड्रॉन ओनली एंड ओनली फाइनेंस मिनिस्टर जो है फॉर बिलो GS लेवल एंड पोस्ट एंड कैबिनेट जो है फॉर GS एंड अबव लेवल पोस्ट वुड बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है आंसर होगा हमारा दैट इज दिस। फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट एट GS एंड अबव लेवल ओनली कैबिनेट and no other standing committee is coming except in respect of requirement relating to national security. Approval of this department is not required. Okay, तो ना कहीं ये वाला जो है आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है। वी वुड लाइक टू रीड दिस, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। ये कहता है कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर क्रिएशन रिवाइवल कंटिन्यूएशन ट्रांसफर ऑफ दिस डिपार्टमेंट हैज इशूड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ डीम्ड क्रिएशन एंड डीम्ड abolition रिवाइवल कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। Therefore, in supersession of all previous instructions, order regarding creation this with the approval of competent authority to issue a compendium of instructions covering all the aspects, and these instructions shall apply to creation, continuation, revival of post in all the attached office subordinate, ठीक है। और क्योंकि ये है भी एकदम लास्ट वाला तो आई थिंक, और ये कब का है, ये है हमारा ये इस पे डेट तो नहीं दे रखी है सच, नहीं 2017 का है, ठीक है 2017 का है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हम इसको पढ़ सकते हैं इसके लिए कि जो है बोलेगा दीज इंस्ट्रक्शन शैल अप्लाई टू क्रिएशन, इसकी बारे में बात हो रही है। कंपेंडियम ऑफ दिस इज शैल अप्लाई टू दीज इंस्ट्रक्शन शैल अप्लाई टू क्रिएशन कंटिन्यूएशन रिवाइवल ऑफ पोस्ट इन, ठीक है, तो क्रिएशन भी है, कंटिन्यूएशन भी और रिवाइवल ऑफ पोस्ट इन ऑल मिनिस्ट्रीज एंड उनके अटैच्ड ऑफिसेज, सब कुछ के अंदर ये जो है ये एप्लीकेबल होंगी स्टैट्यूटरीज बॉडी। सो प्रपोजल फॉर क्रिएशन रिवाइवल पोस्ट में भी शुड बी रूटेड थ्रू IFD ऑफ द कंसर्न। ओके, अगर कोई भी आपका जो ये है आपका रिवाइवल जो है पोस्ट, तो कोई भी आप जब अपनी तरफ से प्रपोजल कराते हैं देन इट शुड बी रूटेड, वो कहाँ से रूट होगा, थ्रू IFD ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, IFD के थ्रू आएगा, ठीक है। दीज इंस्ट्रक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू CPSCs, और ये जो है दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू CPSCs को एप्लीकेबल नहीं है, विच में फॉलो द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ DP, जो कि अपने DP के जो भी इंस्ट्रक्शन जो DP देता है उनके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए भी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए भी अलग से चलेंगे, ठीक है। और जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं आपके लिए, इसके लिए भी दैट विल बी इशूड सेपरेटली, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, बोलता है ऑल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ पोस्ट delegated under DFPRs stands withdrawn and only finance minister for GS and below लेवल के लिए, अगर हम बात करते हैं GS लेवल के लिए, ठीक है, पोस्ट GS की बात कर रहे हैं हम, जॉइंट सेक्रेटरी GS की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बात कर रहे हैं। पोस्ट एंड कैबिनेट, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बिलो GS लेवल के लिए, और आपकी बात करते हैं कैबिनेट की बात करें फॉर GS एंड अबव, ठीक है, उनके लिए कैबिनेट वुड बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं
एग्जाम में भी आ गया है आपका, दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट एट GS लेवल एंड GS एंड अबव लेवल्स ओनली कैबिनेट एंड नो अदर स्टैंडिंग कमिटीज कंपेरेंट एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, कह रहे हैं एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अप्रूवल ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी पोस्ट। आप कोई भी स्टैट्यूटरी पोस्ट करते हैं तो इसके लिए भी, उसके लिए स्टैट्यूटरी के लिए कोई आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ओनली दोज पोस्ट मे बी कंसिडर्ड एज स्टैट्यूटरी हुज नेम एंड लेवल पे स्केल हैव बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओनली पोस्ट मेंशन इन स्टैट्यूट नोट सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं, ओनली पोस्ट जो मेंशन है ना स्टैट्यूट पर, वो। तो अप्रूवल ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी पोस्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हालांकि ये जो ये रूल्स हैं दीज आर एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑल्सो, बट यहाँ पर कह रहा है अप्रूवल ऑफ दिस डिपार्टमेंट, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अप्रूवल ऑफ दिस डिपार्टमेंट, यानी कि फाइनेंस की जो है इज नॉट रिक्वायर्ड ओके फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी। अगर हम स्टैट्यूटरी पोस्ट की बात करें, ओनली दोज पोस्ट में भी कंसिडर्ड, ओनली दोज पोस्ट, सिर्फ उन्हीं को आपको कंसिडर करना है, ओनली दोज पोस्ट में भी कंसिडर्ड, ठीक है, एज स्टैट्यूटरी वो कंसिडर करनी है हुज नेम एंड लेवल पे स्केल हैव बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, जो कि मे बी और हैव बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन एन एक्ट, ठीक है, इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ओनली पोस्ट मेंशन इन स्टैट्यूट नोट सपोर्ट स्टाफ, जो पार्लियामेंट में है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, वो है, तो उनके लिए आपको ओनली दोज पोस्ट में भी कंसिडर्ड एज स्टैट्यूटरी किसको कंसिडर करेंगे, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर लिखा गया है। Proposals for creation of post may be referred to Department of Expenditure, okay, through respective IFT। ये कह रहा है यहाँ पर जो ये बोलते हैं ना, proposal for creation this post may be routed through IFD of concerned ministry, और यहाँ पर भी एक बात बोलता है that it may be routed through proposal for creation of post may be referred to Department of Expenditure, Department of Expenditure को भेजना है आपने, ठीक है, को भेजना है Department of Expenditure को through respective IFD with the approval of secretary, okay, and minister in charge of the concern, okay, with the approval of secretary, आपके secretary का भी approval होना चाहिए, और as well as the minister in charge of the concerned administrative ministry, okay? तो कोई भी जब आपको पोस्ट क्रिएट करवानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सेक्रेटरी का, फिर मिनिस्टर का, उसके साथ साथ में IFD का अप्रूवल जो है ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट में बी सबमिटेड ऑनलाइन, उसको आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब चेक लिस्ट issued by the department। Separate checklist may be separated for each category of post। Proposal received without proper checklist would not be considered। जो भी proposal से received without proper checklist, अगर कोई भी without proper checklist है, would not be considered and return, उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। Specific exemptions for creation of post granted to any ministry will however continue। स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दे रखी है तो वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। द लेवल ऑफ अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट इज समराइज्ड एज बिलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GS एंड अबव की जो भी पोस्ट होगी वो आपका कैबिनेट करेंगे, और जो भी आपका बिलो GS जो भी होगा, ठीक है, बिलो GS जो भी होगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं सुपर न्यूमरी पोस्ट। ये सुपर न्यूमरी पोस्ट का तो है जो जो कि एक्सेस में है। ठीक है, सुपर न्यूमरी का मैंने बताया मतलब इसका दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो ज़्यादा है, प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ रिक्विजिट नंबर, सुपर पोस्ट होती है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। Whether the following principles should be observed while creating supernumerary posts। फर्स्ट बोलता है the supernumerary posts are created for the purpose of accommodating the lien of a government servant who, though entitled to hold a lien against the regular post, cannot be so accommodated because of non-availability of such a post। Supernumerary post is a shadow post, that is no duties are attached to such a post। The supernumerary post is created for a definite, okay, that's ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मुझे लगता है कि शायद सुपर न्यूमरी के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने यहाँ पर। देखिए, सुपर न्यूमरी पोस्ट जो है दैट इज़ अ शेडो पोस्ट। क्या है ये? एक शेडो पोस्ट है। सुपर न्यूमरी पोस्ट जो है शेडो पोस्ट है, एंड नो ड्यूटीज़ आर अटैच्ड टू सच अ पोस्ट। इस पोस्ट को कोई भी ड्यूटीज़ अटैच नहीं है। द सुपर न्यूमरी पोस्ट इज़ क्रिएटेड फॉर अ डेफिनेट एंड फिक्स पीरियड, और ये क्रिएट की जाती है फॉर अ डेफिनेट और फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, सिंस अ सुपरनरी पोस्ट इज क्रिएटेड फॉर accommodating an officer till he is absorbed in a regular post, it should not be created for an indefinite period। तो इसलिए इनको जो है it should not be created in a
in an indefinite period. दोबारा ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं, दैट द सुपरनुमरी पोस्ट आर क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेटिंग द लियन। का पर्पज क्या होता है? दीज आर क्रिएटेड ओके फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेटिंग द लियन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट who, though entitled to hold a lien against the regular post, cannot be so accommodated because of a non-availability of such a post. Okay, जी. The supernumerary post is personal to the officer for whom it is created, and no other officer can be appointed against such a post. तो जो supernumerary post है, it is personal to the officer. ठीक है, it is personal to the officer for whom it is created, and no other officer can be appointed. No other officer can be appointed against such a post. It stands abolished as soon as the officer for whom it was created vacates it on account of retirement. ठीक है, तो जो है it stands abolished on account of retirement. ठीक है, और इज अकोमोडेटेड इन अदर रेगुलर पोस्ट, और जो है इनको कहीं पर अकोमोडेट कर दिया किसी दूसरी रेगुलर पोस्ट के लिए. इन अदर वर्ड्स, नो ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट्स कैन बी मेड अगेंस्ट सच अ पोस्ट. तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी नो ऑफिशिएंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड अगेंस्ट सच अ पोस्ट. ठीक है, दूसरा बात बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी शुड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सुपर पोस्ट. ठीक है, दे शुड, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, दे शुड मेंटेन, अथॉरिटीज जो हैं शुड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द supernumerary posts, the particular of the individuals who hold liens against them, and the progressive abolition of such posts as and when the holder of this post retire or are absorbed in regular permanent post for the purpose of verification of service for pension. ठीक है, ठीक है जी. अब दोबारा से बात करते हैं इसमें. देखिए, सुपर न्यूमररी पोस्ट के बारे में ना हमारे पास ये आया है एक हमारा वो है रूल है सुपर न्यूमररी पोस्ट, और ये उसी में दे भी रखा है. नंबर 11 है आपका यही का. ये बोलता है the power conferred on a subordinate authority to create a permanent post may be exercised in creating similar supernumerary post for the purpose of accommodating the lien of a government servant who, entitled to hold a lien against regular post, cannot be so accommodated because the non-availability of such a post. The supernumerary post shall be created only if another vacant department post is not available to provide lien. ठीक है, if another vacant department is permanent post is not available to provide lien for the government servant concerned, and shall remain operative only until he is absorbed in a regular permanent post. ठीक है, तो यही इसके थोड़ा सा इसमें आप जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये सुपर न्यूमररी पोस्ट जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके लिए. तो बोलता है सुपर न्यूमररी पोस्ट जो है दे आर क्रिएटेड, ये किस लिए क्रिएट की जाती हैं? फॉर द पर्पज ऑफ, इनका इनका पर्पज होता है इसीलिए इसलिए इनको बोला जाता है कि ये मतलब प्रेजेंट इन एक्सेस. इसलिए जो सुपर न्यूमररी पोस्ट का मतलब होता है कि दीज आर प्रेजेंट इन एक्सेस, ये इसलिए क्रिएट की जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेटिंग द लियन, ताकि जो लियन है ना उसको अकोमोडेट कर सके. जो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो लियन होल्ड कर रहा है किसी जगह पर, तो ये जो सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेटिंग लियन, ताकि वो जो पर्सन है एक लियन होल्ड कर सके उसके लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट who, though entitled to hold a lien against the regular post, cannot, जो कि entitled तो है लियन लेने के लिए against the regular post, but cannot be so accommodate, लेकिन उसको इसलिए नहीं accommodate कर सकते because of non availability of such post, क्योंकि वहाँ पर जो है non availability of such post, वहाँ पर जो available ही नहीं है, वो ऐसी post available ही नहीं है. ठीक है, so supernumerary post it's basically a shadow post. No duties are attached to such a post. इस पे कोई वो नहीं होता. The supernumerary post is created for a definite and fixed period. Since a supernumerary post is created for accommodating an officer till he is absorbed in a regular post, it should not be created for an indefinite period. ठीक है, supernumerary post जो है is personal to the officer, and no other officer can be appointed against such a post. It stands abolished, okay, as soon as the officer for whom it was created vacates. Okay, me on account of retirement or is accommodated in another regular post. कोई भी, in other words, no officiating arrangements can be made against such a post. Administrative authority should maintain a record of such posts, right? Supernumerary post for the purpose of verification of service for pension. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका डीम्ड अबोलिशन के बारे में. आप क्या समझते हैं? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा.
ओके, तो यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी में ही, डीम्ड अबॉलिशन एंड रिवाइवल ऑफ पोस्ट। कौन सी पोस्ट है जो डीम्ड अबॉलिशन मानी जाएगी एंड रिवाइवल ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑल पोस्ट एक्सेप्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट kept in abeyance or remaining vacant for a period of more than 2 years in any ministry department attached of a subordinate of a statutory body would be considered as deemed abolished unless an exemption has been given at the time of sanctioning the post। देखिए, तो all post कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट हो क्या, ऑल पोस्ट एक्सेप्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, क्योंकि ऑल पोस्ट के बारे में कह रहे हैं, एक्सेप्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट kept in abeyance, जो कोई भी पोस्ट अगर इफ दे आर kept in abeyance, तो आपने उसमें abeyance में रख दिया, मतलब इस तरह फॉर और रिमेनिंग वैकेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years इन एनी मिनिस्ट्री, अगर कोई भी एक जो है 2 साल से ज़्यादा, अगर पीरियड ऑफ मोर देन 2 years इन एनी मिनिस्ट्री, अगर कोई भी पोस्ट जो है वो एबियंस में है, ठीक है, या फिर रिमेनिंग वैकेंट फॉर मोर देन 2 years कहीं पर भी, इट वुड बी कंसिडर्ड एज डीम्ड अबॉलिश माना जाएगा उसको, ठीक है। अनलेस एन एग्जेम्पशन, मतलब क्या है उसमें, अनलेस एन एग्जेम्पशन हैज बीन गिवन एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग द पोस्ट, unless an exemption has been given at the time of sanctioning the post, ठीक है जी। A post falling into the category of deemed abolished cannot be filled or prior to obtaining its revival from department of expenditure, ठीक है। तो जो है it cannot be filled up prior to obtaining its revival from department of expenditure, ठीक है। तो जो भी deemed abolished post हो गई ना, उसको आप revive नहीं कर सकते हैं, ठीक है। cannot be filled up prior to obtaining, उससे पहले, जब तक आप उससे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से आप अप्रूवल नहीं लेंगे, जब तक वो डीम्ड अबॉलिश ही रहेगी, ठीक है, वो रिवाइव नहीं होगी। स्टैट्यूटरी पोस्ट द नेम एंड लेवल पे स्केल ऑफ विच इज स्पेसिफाइड प्रोवाइडेड इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी ऑफ डीम्ड अबॉलिश। तो यहाँ पर एक और निकल के आया है कि यहाँ पर ये जो स्टैट्यूटरी पोस्ट है ना, तो दे आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। स्टैट्यूटरी पोस्ट आर एग्जेम्प्टेड from falling into this category of from are exempted in the category of deemed abolished, मतलब वो जो है deemed abolished नहीं होंगी। On remaining vacant for a period of more than 2 years, only the post mentioned in statute may be considered statutory, not more than their staff, not their staff बोलता है। Only the posts mentioned in the statute may be considered statutory, not their support staff, ठीक है जी। नेक्स्ट बोलता है ओनली, बोलता है ओनली द पोस्ट मेंशन द स्टैट्यूट में भी कंसिडर स्टैट्यूटरी, नोट देयर सपोर्ट स्टाफ, मतलब सपोर्ट स्टाफ वो कोई भी स्टैट्यूटरी नहीं है, सिर्फ वो जो है तो मेंशन स्टैट्यूट में सिर्फ वही स्टैट्यूटरी पोस्ट होंगी, ठीक है। तो बोलता है न्यूली क्रिएटेड पोस्ट्स, ओके, और पोस्ट which have been sanctioned recently by Department of Expenditure or Cabinet which do not have RRs, जिनके भी रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है, would fall under the category of deemed abolished after a period of 3 years, ठीक है। तो वो कहता है कि कोई भी अगर न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है, ठीक है, ठीक है,
हु डू नॉट हैव आरआर्स वुड फॉल इन द आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years, मतलब 3 साल के बाद जो है दे विल ऑल्सो बी डीम्ड अबॉलिश, ठीक है। वहाँ पर क्या था, न्यूली ये बोलते हैं एक्सेप्ट, बोला था एक्सेप्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, जो भी पोस्ट है अगर आपने एबियंस रख दिया वैकेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी उन्होंने एक अनलेस एन एग्जाम्पशन दे रखा हो या तो, और या फिर जो है वो स्टैचूटरी वाले में जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। और उसको रिवाइवल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का वो चाहिए। न्यूली क्रिएटेड पोस्ट जो भी है, ठीक है, जो कि अभी भी सैंक्शन की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो डीम्ड अबॉलिश मानी जाएगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, अनलेस इट इज क्लैरिफाइड दैट, अनलेस जो है इट इज क्लैरिफाइड that this relaxation would not be applicable to the newly post which have existing unless relaxation would not be applicable, and that this relaxation would not be applicable to those newly created posts which have existing RRs, अनलेस इट इज़ क्लैरिफाई, जब तक ये क्लैरिफाई नहीं किया जाता है कि ये जो रिलैक्सेशन है इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल, ये रिलैक्सेशन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दोस्त न्यूली पोस्ट विच हैव एग्जिस्टिंग आर आर, जिनके पास जो है एग्जिस्टिंग आर आर है। नहीं आया समझ में मुझे ये, बोलते हैं न्यूली क्रिएटेड पोस्ट जो भी होती है दैट पोस्ट विच हैव बीन सैंक्शन रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली सैंक्शन की गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर कैबिनेट ने, वो डिपेंड करता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कब, इन केस ऑफ बिलो जेएस लेवल, और कैबिनेट कब बाय द जेएसएन अबव, ठीक है। जब जेएसएन अबव के होता है तो कहता है विच डू नॉट हैव आरआरस, अब न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है जिनके पास, जिनके लिए कोई आरआर नहीं है, वो विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डीम्ड अबॉलिश आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद उसको डीम्ड अबॉलिश माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, ठीक है। अनलेस इट इज क्लैरिफाइड, यहाँ पर जब तक उसको क्लैरिफाई नहीं कर जाता कि दिस रिलैक्सेशन जो है वुड नॉट बी एप्लीकेबल, ये वाली जो रिलैक्सेशन है ये डीम्ड अबॉलिश वाली विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दोज न्यूली क्रिएटेड पोस्ट विच हैव एग्जिस्टिंग आरआर, जब तक ये क्लियर नहीं कर जाता कि वहाँ पर जिनके पास एग्जिस्टिंग आरआर्स है, ठीक है, जिनके पास एग्जिस्टिंग आरआर्स है उनके लिए और ये जो है जिनके पास नहीं है आरआर्स ना, वो 3 साल के अंदर ख़त्म, जिनके पास है वहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देनी है वहाँ पर, ठीक है, क्लैरिफाई करना है कि इलेक्शन जो है वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू दीज पोस्ट विच हैव एग्जिस्टिंग आरआर्स, ठीक है। रिवाइवल ऑफ पोस्ट विल बी कंसिडर्ड इन रेयर एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जो रिवाइवल है किसी भी पोस्ट का रिवाइवल ऑफ पोस्ट वुड बी कंसिडर्ड इन रेयर एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ओनली, ठीक है। किसी एकदम कोई रेयर या फिर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस होगा उसी केस में अलाउड है। Proposals for revival of post may be referred to this department on file along with the prescribed checklist, ठीक है। सेपरेट चेकलिस्ट में प्रिफर प्रपोजल रिसीव विदाउट प्रोविजन विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। फिर बोलता है ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबमिट टू दिस डिपार्टमेंट विद इन पीरियड ऑफ 3 months एन एक्शन टेकन रिपोर्ट रिगार्डिंग अबॉलिशन ऑफ पोस्ट विच आर वैकेंट फॉर मोर देन 5 years इन द डिपार्टमेंट अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। फर्दर while referring any proposal creation or reviving post may include a certificate that will post under them are vacant for more than 5 years abolished, ठीक है। तो बोलते द कंडीशन फॉर डीम्ड अबॉलिशन आर प्रोवाइडेड इन द टेबल, एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है भी अगर आपके 2 साल हेल्ड इन एबियंस वैकेंट फॉर मोर देन पोस्ट अबॉलिश, न्यूली क्रिएटेड पोस्ट जिसमें पोस्ट आर आर एग्जिस्ट करते हैं तो 2 साल, ठीक है। न्यूली क्रिएटेड पोस्ट जिसमें आर आर डू नॉट एग्जिस्ट, उल्टा ही बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है न्यूली क्रिएटेड पोस्ट्स विच डू नॉट हैव आर आर्स वुड फॉल इन द कैटेगरी आफ्टर पीरियड ऑफ 3 years, है ना। तो ये कह रहा है न्यूली क्रिएटेड पोस्ट विच हैव बीन सेक्शन विच डू नॉट हैव आर आर्स, जिनके पास आर आर्स नहीं है, ठीक है, हाँ, आर आर्स डू नॉट एग्जिस्ट, हाँ, विच डू नॉट हैव आर आर्स, जिनके पास आर आर नहीं है, तो वो 3 साल, ठीक तो है, हाँ ठीक है, ठीक है। एंड मैं बोले आफ्टर पीरियड ऑफ 3 years, जिनके पास आर आर है वो 2 साल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जिस्टिंग पोस्ट वैकेंट अगर 5 साल से पोस्ट में भी अबोलिश्ड इमीडिएटली, जो भी 5 साल ज़्यादा, ठीक है। एग्जिस्टिंग पोस्ट है कोई हेल्ड इन एबियंस वैकेंट फॉर मोर देन 2 years तो इसको पोस्ट इज डीम्ड अबोलिश माना जाएगा, और जो भी 5 साल से ऊपर उसको पोस्ट इमीडिएटली, और स्टैट्यूटरी पोस्ट डू नॉट फॉल अंडर अबोलिशन, ठीक है, आपने दे दिया है, ठीक, बहुत अच्छा दे रखा है ये, आप मार्क कर सकते हैं। कोई भी जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है अगर वो हेल्ड इन एबियंस फॉर 2 years, ठीक है, क्या माना जाएगा, पोस्ट इज डीम्ड अबोलिश। अगर कोई भी आर आर एग्जिस्ट करता है जिसमें भी न्यूली क्रिएटेड पोस्ट में 2 साल, और अगर न्यूली क्रिएटेड पोस्ट में आर आर डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फिर बोलते हैं आपका एग्जिस्टिंग पोस्ट अगर कोई भी वैकेंट रहेगी 5 साल के लिए वो अबोलिश्ड इमीडिएटली। और एक और के बारे में बात करते हैं दैट इज स्टैट्यूटरी पोस्ट अगर कोई हुई दैट दैट डू नॉट फॉल अंडर दी डीम्ड अबोलिशन पोस्ट, अबोलिशन नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। चलते आगे कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्ट में बोलता है continuation of post would be considered subject to continuation of the scheme project for which the posts were initially sanctioned,
For above GS level post, department would examine and put the proposal for secretary expenditures, secretary DOPT and cabinet secretary. In case examination secretary level post, in case of the continuation of secretary level post, approval of prime minister may be obtained by the concerned ministry. ये हम बोलता है in case of continuation of secretary level post, तो approval of prime minister may be obtained by the concerned ministry department after the approval of cabinet secretary. ये भी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट से अगर कोई भी सेक्रेटरी की पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूशन ऑफ सेक्रेटरी की पोस्ट में कोई भी है, तो आपको क्या करना है, अप्रूवल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी जरूरी है। और इट वुड बी कंसिडर कंटिन्यूशन ऑफ द पोस्ट, कंटिन्यूशन ऑफ पोस्ट वुड बी कंसिडर्ड, इट वुड बी कंसिडर्ड ओके प्रोजेक्ट टू कंटिन्यूशन ऑफ स्कीम, प्रोजेक्ट टू दी कंटिन्यूशन ऑफ द स्कीम या प्रोजेक्ट जिसके लिए जो पोस्ट है देवर इनिशियली सैंक्शन फॉर अबव जेएस लेवल पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वुड एग्जामिन फॉर above JSN level post department of expenditure examine and put the proposal for approval of secretary expenditure, secretary DOPT and cabinet secretary. In case of continuation of secretary level post, approval of prime minister may be obtained by the concerned ministry department after the approval of cabinet secretary. Okay? तो बात करते हैं अगर हम यहाँ पर फॉर कंटिन्यूशन ऑफ पोस्ट के बारे में, ठीक है, तो जेएस एंड बिलो लेवल पोस्ट है वो तो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही कर देगी, ठीक है। देन वी हैव अबव जेएस लेवल, अबव जेएस लेवल रिपोर्ट है उसके अंदर ये लिखेगा आपका सेक्रेटरी डीओई, देन सेक्रेटरी डीओपीटी एंड देन कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर बात करें हम सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए तो यूएस एज अबव और देर उसके बाद रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। A post sanctioned for a specific purpose in an organization cannot be diverted for any other purpose for another purpose at the same time or different at the same or different stage. A post sanctioned for a specific purpose in an organization may not be diverted. क्या वो कह रहा है may not be diverted. It transfer of post के बारे में बात करते हैं, may not be diverted for another purpose at the same or different station. Cases of transfer, diversion, adjustment of post would amount to creation of new post with simultaneous abolition of existing post and approval of Department of Expenditure required for this. Okay? कह रहे हैं यहाँ पर दैट केसेस ऑफ जो ट्रांसफर हो रहे हैं डाइवर्जन एडजस्टमेंट ऑफ पोस्ट वुड अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट विद साइमल्टेनियस अबोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट फॉर दिस। ये इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया है हमारा ये वाला। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन ने काफ़ी कुछ सिखाया है वैसे हमें, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज कंपेरेंट अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल पोस्ट इन डिपार्टमेंट। तो हमारे पास आ गया है हमारा निकल के, दैट इज हमारा कौन है, जीएस एंड अबव है, तो हमारे कैबिनेट से अप्रूव होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिलैक्स ऑल और एनी प्रोविजंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ पावर पर्सन इन अथॉरिटी। प्रेसिडेंट इस केस में है, दैट प्रेसिडेंट हैज़ द पावर, सब कुछ रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये यू का यूँ इसके अंदर एक दे ही रखा है आपका, दैट इज पावर टू रिलैक्स, जो है ना हमारा जो नंबर टू पर आता है, बीइंग सेटिस्फाइड कि प्रेसिडेंट के पास सब कुछ पावर है इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है एग्जाम में आ गया है एक तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या है, अगर जैसे हम जिस तरीके से लिख रहे हैं ना इसको, इससे थोड़ा सा हमें आइडिया भी मिल जाएगा, हम क्वेश्चंस को क्लियर भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल रहेगा, राइट। इसलिए हम क्या अभी साथ के साथ चलते हुए चल रहे हैं इससे, तो हमारा थोड़ा सा ईजी रहेगा मतलब, राइट। अगर अब हम एक क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, दैट इज हेड ऑफ ऑफिस जो है, ये आपका एग्जाम के अंदर आ गया। 45 नंबर पर चलते हैं, ये आपका एग्जाम के अंदर आ गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, DFPR के बारे में अभी सिर्फ बात करेंगे, राइट। Which one of the following does not belong to the object heads relating to personal services and benefits? Which one of the following belong to the object head relating to personal services and benefits? तो इन्होंने पूछ लिया एक तरीके से पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स में क्या क्या नहीं आएगा। सैलरी नहीं आएगी, पेंशन चार्जेस, ओवर टाइम अलाउंस, डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंस डज नॉट बिलोंग टू। मेरे हिसाब से देखिए ओवर टाइम अलाउंस तो इसके अंदर आएगा, पर्सनल सर्विस से तो है आपका बेनिफिट, पर्सनल सर्विस है। सैलरीज पर्सनल सर्विस या बेनिफिट्स में नहीं आके, पेंशन चार्जेस, सैलरीज नहीं आएगा मेरे, ठीक है। तो ये हमने हालांकि पढ़ा था, ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये है हमारा टर्म आई थी हमारे पास, दैट इज़
प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में। पर 6 पर है, पेज नंबर 6 पर चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या है हमारे पास। यस, नंबर पेज नंबर 6 पर है ये हमारे पास। इसी में ये लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू ऑब्जेक्ट हेड के बारे में दे रखा है आपका। तो पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या नहीं आएगा देखिए, तो वो पूछना चाह रहे हैं आपसे बस। हाँ, हम देख लेते हैं एक बार कहाँ पर है ये आपका। ओके, देखिए सैलरीज के अंदर सैलरी, समचुरी अलाउंस, ये सब कुछ आएगा। वेजेस के अंदर वेजेस, ओवर टाइम, अच्छा ओवर टाइम अलाउंस के लिए तो बिल्कुल ही अलग आ गया। ये पेंशनरी चार्जेस भी अलग आ गया। ये किसके अंदर आ रहे हैं? दीज आर न्यू ऑब्जेक्ट हेड्स बेसिकली। तो ये कह रहा है पेंशनरी चार्जेस, पेंशन के अंदर आ गया पेंशनरी चार्जेस। ओके, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट हेड्स relating to personal services and benefits, include donations to services funds and contribution provident funds in addition to this object head। जब पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, ये सब यही वाला पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन में आ रखा है। ये एग्जाम में आया हुआ है आपका 2018 में कि ऑब्जेक्ट हेड जो है पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या नहीं आएगा। आप इस पर सैलरीज पे क्लिक करें, सैलरीज तो है। देन वी हैव पेंशनरी चार्जेस भी इसके अंदर है, ओवर टाइम अलाउंस भी इसके अंदर है। ठीक है, डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आता है ये। ठीक है, तो आगे आपके ऑब्जेक्टिव हेड है ये दो टाइप के नहीं, 3 4 5 6 7 टाइप के आपके ऑब्जेक्ट हेड है। ये आपको मैं तो ये कहूँगा कि इसको एक बार पढ़ लीजिए कि हमें, क्योंकि नहीं पता ना कि और किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो इससे पढ़ लेते हैं हम इसको। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट हेड जो है आपका, और है इसका 1 1। ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो सैलरीज है, सैलरीज के अंदर जो है ऑब्जेक्ट हेड, ये जैसे बेसिकली आपका न्यू ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू ऑब्जेक्ट हेड्स। यहाँ पर इन्होंने 7 ऑब्जेक्ट हेड दे रखे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हेड तो हैं, चलिए ठीक है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि किस किस ऑब्जेक्ट हेड के अंदर क्या क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल सर्विसेज और बेनिफिट्स के अंदर। तो पर्सनल सर्विसेज में क्या आपका बेनिफिट्स के अंदर आपकी सैलरीज आता है, वेजेस आता है, ओवर टाइम अलाउंस भी इसी में आएगा, पेंशनरी चार्जेस भी आएगा, रिवॉर्ड्स कोई मिलता है वो भी, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा आपका। रिपीट, सैलरी, वेजेस, ओवर टाइम अलाउंस, पेंशनरी चार्जेस, रिवॉर्ड्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब कुछ आपका इसके अंदर पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स के अंदर आएगा। सैलरीज के अंदर क्या क्या है? दैट इज सैलरी, सैलरी और सम्पचुरी अलाउंस। ये सम्पचुरी अलाउंस बोला है इन्होंने। सम्पचुरी अलाउंस क्या होता है मुझे नहीं पता, देख लेते हैं क्या होता है। Some children has a benefit grant to several grades of some government employees to cover the expenses incurred on entertaining visitors। तो यहाँ पर sumptuary allowance मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। That is basically a benefit granted to several grades that is granted to cover the expenses incurred on entertaining visitors। तो ये होता है आपका। तो यहाँ पे सैलरी के अंदर आया सैलरीज, तो ये भी किसके अंदर आया? पर्सनल सर्विसेज और बेनिफिट्स के अंदर। दैट सैलरीज विल इंक्लूड पे अलाउंस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ पर्सनल्स इंक्लूडिंग ऑनरेरिया, ओके, एंड लीव एनकैशमेंट एक्सेप्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस अदर देन लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल मतलब आपको लीव लीव ट्रैवल LTC जो मिलेगी वो भी इसके अंदर आ जाएगा, बट ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। दिस ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर रिकॉर्डिंग expenditure on emoluments and allowances of heads of states and other high dignitaries, including sumptuary allowance. Okay. This object classification will also be utilized for recording expenditure on emoluments and allowances of heads of states and other high dignitaries, हेड ऑफ स्टेट्स को या फिर अदर हेड इंक्लूडिंग सम्चुरी अलाउंस। ठीक है, तो ये आता है आपका आपका ऑब्जेक्ट हेड नंबर 1 है ये। इसका नाम है आपका पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। ठीक है, इसमें सैलरीज का एक ऑब्जेक्ट हेड है जिसके अंदर आता है हमारा, और जो ये पहले जो एग्जिस्टिंग है जो जो ये ऑब्जेक्ट हेड था उसका नाम था पहले सैलरीज और सम्चुरी अलाउंस।
ठीक है, अब इसको इन्होंने क्या कर दिया, न्यू में कन्वर्ट कर दिया, इसको सैलरीज में मान दिया। सैलरीज के अंदर आपका क्या क्या आता है, दैट इज इंक्लूड योर पे अलाउंसेज, जो भी आपकी पे अलाउंसेज है, ठीक है, जो भी आपका पे अलाउंसेज है वो आएगा इन ऑल फॉर्म्स ऑफ पर्सनल, इंक्लूडिंग ऑनरेरिया हो गया आपका, ठीक है, एंड लीव एनकैशमेंट हो गया आपकी, जो भी आपकी लीव के एनकैशमेंट है, एक्सेप्ट, कहता है जी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ट्रेवल एक्सपेंसेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ठीक है, अदर देन एलटीसी, लेकिन एलटीसी आएगा, ठीक है, अदर देन एलटीसी, दैट मीन्स इसमें एलटीसी इसके अंदर आएगा, ठीक है। The object classification utilized for recording expenditure on emoluments and allowances, इसके अंदर और क्या इंक्लूड होगा, तो इंक्लूड जो भी समचुरी अलाउंसेस जो दिए जाते हैं ना, दी हेड ऑफ स्टेट्स और हाई डिग्निटरीज को, वो भी इसके अंदर इंक्लूड, ठीक है। वेजेस, पहले भी वेजेस था, अभी वेजेस हैं, तो वेजेस के लिए विल इंक्लूड वेजेस ऑफ लेबरर्स और एंड ऑफ स्टाफ एट प्रेजेंट पेड आउट ऑफ कंटिजेंसीज, जो कि कंटिजेंसी से दिए जाते हैं ना, तो उनका जो है कंटिजेंसी में आता ही, एंड जो लेबरर्स की बात होती है उनको, एंड द स्टाफ एट प्रेजेंट पेड आउट ऑफ कंटिजेंसी, ठीक है। थर्ड आता है आपका ओवर टाइम अलाउंस। देखिए अब दोनों ही ये सैलरी के अंदर, मतलब एक तरीके से पर्सनल सर्विस और बेनिफिट के अंदर ही आ रहा है आपका, दैट इज सैलरी, सैलरी के अंदर आपका सेंचुरी अलाउंस भी आ गया है, वेज का वेजेस ही है, ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस मतलब दैट इज अमाउंट पेड टू नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट, ये किसको दिया जाता है, हमेशा नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस बियॉन्ड ऑफिस आवर्स इन एडिशन टू हिज वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो ये ओवर टाइम अलाउंस, तो ओवर टाइम अलाउंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। के बाद बात करते हैं आपका पेंशनरी चार्जेस। पेंशन चार्जेस का मतलब क्या होता है, पहले जो था इसमें था पेंशन एंड ग्रेचुटी, ये पेंशनरी चार्जेस में आता था। पेंशन चार्ज विल इंक्लूड डोनेशंस टू सर्विस फंड्स, ठीक है, जो भी आप डोनेशंस दे रहे हो सर्विस फंड्स में, वो आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूटरी वगैरह, पेमेंट ऑफ पेंशन, ठीक है, एंड इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ पेंशंस, है जी, इसके अलावा ग्रेचुटी ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब किस किस की, गवर्नमेंट सर्वेंट की भी होगी, मेंबर्स की भी, ऑफ पार्लियामेंट की, फ्रीडम फाइटर की, एटसेट्रा, हाउएवर नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, ओल्ड एज पेंशन, इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है, ये जो पेंशन चार्जेस है, दिस विल नॉट इन सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर सच एज ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा, उनको ये साथ में इंक्लूड नहीं करेंगे, योर पेंशनरी, ठीक है। क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग 116 का, रिगार्डिंग हम अभी डिस्कस कर, ठीक है। इसके अंदर क्या रखा था, पर्सनल सर्विस एंड बेनिफिट्स, ऑब्जेक्ट हेड है, ठीक है, जो कि हमारा, ये जो हेड है ना हमारा, ये रखा है इसके अंदर, तो ये ऑब्जेक्ट हेड है हमारा, ये रखे हैं, तो इसके साथ साथ में हमें पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ रहे हैं। फिर आता है, फिफ्थ आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के अंदर क्या है, रिवॉर्ड विल इंक्लूड अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली एज पर स्कीम्स इफ एनी ऑपरेटिव इन मिनिस्ट्रीज, ठीक है, एज पर स्कीम, पर जैसे दे रखा हो आपको, मान लीजिए कोई रिवॉर्ड है एज पर स्कीम, तो वो उनकी बात कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट विल अमाउंट पेड, एक्सक्यूज मी,